तो धीरे धीरे करके हमारा पूरा साल खत्म हो गया, लेकिन हमारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर तुम इसी तरीके से सिलेबस कंप्लीट करते रहे तो तुम्हारे एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ जाएंगे और तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आज की वीडियो में तुम्हें पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। तुम्हें नए साल का रिजोल्यूशन के साथ बताऊंगा कि 45 डेज के अंदर तुम अपने पोटेंशियल को कैसे अनलॉक कर सकते हो। फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी क्लास के बच्चे हो, चाहे 11th के हो, चाहे 12th के या फिर 10th के हो। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर आपने इस वीडियो पर ये सोच से क्लिक करा है कि भाई काश इस वीडियो में कुछ अच्छा मिल जाए, तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि इस वीडियो में जो बातें बताई जाएंगी उसको तुम्हें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस समय पर बच्चे, वो है तुम्हारा सिलेबस। अब काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि भैया जब तक हम सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो सबसे बड़ी गलतफहमी तो आप लोगों की यही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। तुम 80 से 90% सिलेबस कंप्लीट करके ही 95% मार्क्स ला सकते हो, और वही तरीका आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सिलेबस की। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए इस समय पर जो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा तुम्हारे लिए वो रहने वाला है 80-20 रूल। अब ये रूल तो काफ़ी बच्चों ने सुना होगा, लेकिन बहुत से बच्चे इसको अप्लाई करना नहीं जानते। तो आज मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे अप्लाई करते हैं। देखो, हर एक चैप्टर में ना कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हीं से ही आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, हर एक चैप्टर्स के कुछ 20% टॉपिक ऐसे उठाने हैं जिनमें से हमारे 80% मार्क्स आ रहे हों। अब वो 20% टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, कुछ बच्चों का 50% सिलेबस कंप्लीट होगा, कुछ बच्चों का 80%, कुछ बच्चों का 20 से 30% सिलेबस कंप्लीट होगा। तो जिन बच्चों का बहुत ही कम सिलेबस कंप्लीट है ना, उनको सिंपली क्या करना है, हर एक चैप्टर के 20% वो टॉपिक्स उठाने हैं जो मोस्ट वेटेज रखते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, चैप्टर्स की वेटेज देखनी है कि पूरी, मान लो फॉर एग्जांपल हम फिजिक्स में देख लेते हैं, फिजिक्स में पूरे यूनिट्स में से किस चैप्टर्स की ज़्यादा वेटेज है। जैसे कि मान लेते हैं आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में से आपकी गॉस लॉ की एप्लीकेशन आती ही आती है, क्लास 12 वाले की बात कर रहा हूँ मैं। या फिर आप मान लो क्लास 11th में फिजिक्स में जो बर्नौलीज प्रिंसिपल हो गई वो हर साल आती ही आती है। तो ऐसे ही हर एक चैप्टर से कुछ टॉपिक्स होते हैं जो भाई हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर तुम्हारा सिलेबस बहुत ज़्यादा कम है तो तुम्हें क्या करना है, हर एक चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाने हैं और उनको ही सिर्फ प्रिपेयर करना है, ना कि तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट करने बैठना है। अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो जिसका 50 से 60% कंप्लीट है चैप्टर्स, तो तुम्हें क्या करना है, जो चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं उनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, और जो चैप्टर तुम्हें हार्ड लग रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कि भैया ये थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, तो उन चैप्टर के तुम्हें सिर्फ वो 20% टॉपिक उठाने जिससे हमारे 80% वो चैप्टर कवर हो जाए। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि भैया हम कैसे पता करेंगे कि 20% टॉपिक कौन से हैं जो जिनसे हमारे 80% मार्क्स आ जाएंगे, तो तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं क्लास 11th वालों के लिए बताता हूँ। देखो, क्लास 11th वालों के लिए सिंपली मैंने एक वीडियो बना रखी थी, आपकी फिजिक्स के लिए बना रखी है, मैथ के लिए बना रखी है, और केमिस्ट्री के लिए भी बना रखी है, और यहाँ तक कि बायो के लिए भी बना रखी है। ये मैंने साइड में प्लेलिस्ट आपकी बना दी क्लास 11th वालों के लिए। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट देख रहे हैं तो क्लास 11th 100% गारंटीड टॉपिक के नाम से ये प्लेलिस्ट है। इस वीडियो को चेकआउट कर लेना, इस प्लेलिस्ट। तो अब बात करते हैं क्लास 12th वाले स्टूडेंट के लिए। तो क्लास 12th वाले स्टूडेंट के लिए मैंने वीडियो बनाई थी फिजिक्स के कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जहां से बोर्ड एग्जाम में हर साल सवाल आते हैं। तो आपको भी चेकआउट कर लेनी है। फिजिक्स की भी बना रखी है, केमिस्ट्री की भी बना रखी है, और बहुत जल्द बायो की भी आने वाली है। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन को हिट कर लेना। तो इन वीडियोस के अंदर मैंने वही 20% टॉपिक्स बताए हैं जिन्हें कर तुम 80% मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो ये तो रही हमारी सिलेबस की बात। अगर तुम्हारा सिलेबस 90% तक कंप्लीट है तो तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो तुम कर रहे थे वही तुम्हें फोकस करना है अपनी रिवीजन पर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा राइट रिसोर्सेज। देखो, इस सिचुएशन में काफी बच्चे ना गलत रिसोर्सेज यूज कर लेते हैं और उनका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये जो हमारे पास टाइम है ना, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इसलिए हमें ना अच्छे से एकदम राइट रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे ताकि हमें ना अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सकें और कम रिसोर्सेज से ही हम अपने मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकें। तो इस समय पर जो बेस्ट रिसोर्सेज तुम्हारे लिए रहेंगे वो रहेंगे सबसे पहले शॉर्ट नोट्स, और दूसरा रहेंगे तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और तीसरे रहेंगे तुम्हारे सैंपल पेपर। ये 3 रिसोर्सेज तुम्हारे पास होने चाहिए। अगर तुम्हें रिवीजन के लिए जो साधन बेस्ट है इस समय पर, वो एक ऐड कर सकते हो तुम वन शॉट वीडियोस।
चैप्टर्स का ओवरव्यू लेने के लिए। ये 4 रिसोर्सेज ही तुम्हारे पास होने चाहिए। इन 4 के अलावा अगर तुम कोई और चीज़ फॉलो कर रहे हो तो तुम भाई सिंपली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये 4 रिसोर्सेज तुम्हें इस समय पर फॉलो करने हैं, याद रहे। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिवीजन की। मान लो अगर तुमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया और उसको तुमने बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करा तो तुम्हारा वो पूरी की पूरी मैथ खराब जाने वाली है। तो आज मैं तुम्हें बताता हूँ इफेक्टिव वे क्या होता है रिवीजन करने का। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ इफेक्टिव तरीका रिवीजन करने का। तो ये 3 चीजों से तुम रिवीजन कर पा रहे हो, वो भी एकदम बढ़िया तरीके से, मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन से। तो सबसे पहले रहेगा हमारा शॉर्ट नोट्स के थ्रू। अगर तुमने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया तो तुमने सबसे बड़ी मिस्टेक यही कर दी है। तो लेकिन अभी तुम्हें इस टाइम पर क्या करना है, तुम्हें शॉर्ट नोट बनाने बिल्कुल भी नहीं बैठना है। जो भी तुम मान लो वन शॉट वीडियोस देखते हो, उस वन शॉट वीडियो में तुम्हें जितना भी समझ में आ रहा है उस वीडियो के साथ साथ एक पेज लेकर उसमें नोट डाउन कर दो। जितना भी तुम्हारे माइंड में समझ में आ रहा है उस लेक्चर से, उसको ही नोट डाउन कर दो, वही तुम्हारे शॉर्ट नोट बन जाएंगे। इस समय पर हमें कोई भी डिजाइन शॉर्ट नोट नहीं बनाने, कोई कलरफुल शॉर्ट नोट नहीं बनाने। जितना भी तुम्हें समझ में आ रहा है उस लेक्चर से, वही शॉर्ट नोट्स के तौर पर हमें बना लेने हैं। वो लास्ट में मूवमेंट पर हमें काम कर रहे होंगे रिवीजन के लिए। तो यही तुम्हारे शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और तुम्हारी रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद हम बात कर रहे होंगे PYQs। अब PYQs के लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहूंगा भाई ओसवाल बुक्स। ये ओसवाल बुक्स भाई सबसे ज्यादा बेस्ट होती है, लाखों स्टूडेंट ने यूज करते हैं। मैंने भी क्लास 10th में यूज करी थी, क्लास 12th में यूज करी थी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ओसवाल बुक का पूरा मेरे पास पैक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसमें आपको भाई 4 बुक मिलती है। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो भाई ये बेस्ट बुक है आपकी प्रिपरेशन के लिए। इस टाइम पर भाई अगर तुम ये यूज नहीं कर रहे हो ना तो भाई तुम सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। अगर तुम बिना सैंपल पेपर सोल्व करे एग्जाम में चले गए तो यार तुम्हारा एग्जाम डेफिनेटली छूट जाएगा, तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें टाइम का ही अंदाजा नहीं रहेगा कि भाई कौन से सेक्शन को हमें कितना टाइम देना है और कौन से क्वेश्चन में हमें कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको कैसे टैकल करना है। तो इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए तुम्हें सैंपल पेपर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसकी अगर तुम परचेज करना चाहो तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर तुमने अभी तक परचेज नहीं करें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी। तो PYQ सोल्व करने की भी डिफरेंट अप्रोच होती है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम भाई सिंपली गूगल पर जाकर थोड़ी मेहनत करोगे तो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो लास्ट 7-8 सालों के। अगर तुम इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो मैंने तुम्हें एक तरीका बताया था, वो ओसवाल की बुक परचेज कर लेना। वहाँ पर तुम्हें मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ सैंपल पेपर भी मिल जाते हैं, तो तुम वहाँ से कर सकते हो। लेकिन तुम्हें क्या करना है, सिर्फ PYQ सोल्व करने से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा यार, तुम्हें जब एग्जाम में लिखोगे ना, तुम्हें यही पता होना चाहिए भाई किस तरह से एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन स्किल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने, अगर तुम अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो तुम्हें ना जो तुम्हारे PYQs के आंसर होते हैं ना उनको एनालाइज करना, देखना है, एनालाइज करना है कि भाई कैसे जो आंसर रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे टॉपर की जो आंसर सीट है वो भी तुम्हें चेक करनी है कि कैसे टॉपर अपने आंसर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मान लो सिंपली पढ़ के चले गए और तुम्हें यही नहीं पता कि भाई पेपर में रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो वो भी भाई इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिप्रेजेंट करना भी। तो तुम्हें ना PYQ जब तुम देखो ना सैंपल पेपर के अंदर, तुम्हें सॉल्यूशन देखनी है किस तरह से क्वेश्चन को डिज़ाइन करा गया है और किस तरह से उस क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। तो उसी तरीके से तुम्हें भी अपने माइंड में फ्रेम कर लेना है आंसर, और वही आंसर तुम्हें ना अपने एग्जाम में लिखना है। हालांकि इतना चलता है कि बोर्ड एग्जाम में तुम अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हो, लेकिन बिल्कुल भी तुम्हें अपनी लैंग्वेज बनाकर नहीं लिखना है भाई। थोड़ा बहुत तो जो सैंपल पेपर में थी जो बुक इस लैंग्वेज होता है थोड़ा बहुत तो यूज़ करोगे। अब यूँ नहीं कि भाई बिल्कुल ही अपनी मर्जी का बना के लिख दोगे, तो इतना भी नहीं चलेगा। तो ये तरीका जब जरूर अपनाना, थोड़ा ना क्वेश्चन को एनालाइज करना, उसके पैटर्न को एनालाइज करना और क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया गया है उसको देखना। उसके बाद आंसर किस तरह से फ्रेमिंग होती है, आंसर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी देखना। तो अब जितनी भी चीज़ मैंने आपको बताई है वो सारी डिपेंड करेगी 45 डेज प्लान के ऊपर। अब ये 45 डेज प्लान अगर तुमने नहीं बनाया तो ये सारी चीज़ें बकवास मान लो। जितने जैसे तुमने पूरी साल बर्बाद करी थी ना, ऐसे तुम आने वाले 45 डेज भी बर्बाद कर दोगे। क्योंकि जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा कि भाई हम करने क्या वाले हैं, कल क्या करने वाले हैं, हमें यही नहीं पता हो, तो भाई तुम पूरा दिन वेस्ट कर दोगे। तो जल्दी से बैठकर तुम्हें ना 45 डेज का प्लान बना लेना है कि अब तुम्हें प्लान कैसे बनाना है वो मैं तुम्हें एक बार ओवरव्यू दे लेता हूँ रफली। तुम्हें सिंपली क्या करने हैं, सबसे पहले तो तुम्हें चैप्टर्स काउंट करने हैं, तुम्हारे टोटल चैप्टर्स कितने हैं, और उनमें से तुम्हें ये काउंट करना है कि मेरे कितने चैप्टर्स कंप्लीट हैं, और उनमें से ये काउंट करना है कि कौन से चैप्टर मुझे अच्छे से आते हैं। जोन से चैप्टर तुम्हें अच्छे से आते हैं उन पर टिक मार देना। जोन से चैप्टर तुम्हें लगता है ये थोड़े डिफिकल्ट हैं, इसमें हमें 80-20 रूल लगाना चाहिए, उस पर तुम्हें सर्कल मार देना है। और जोन से चैप्टर तुम्हारे बिल्कुल भी
कंप्लीट नहीं है, मतलब तुमने छुए भी नहीं है, उन पे तुम्हें क्रॉस मार देना है। इस तरह से तुम्हें ना 45 डेज़ की पूरी सी एक शीट तैयार कर लेनी है कि हम कैसे अपना पूरा जो हमारा सिलेबस है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, कौन सा सब्जेक्ट कौन से दिन कर रहे होंगे। देखो अगर मैं तुम्हें 45 डेज़ का प्लान बताने बैठा ना तो हर एक बच्चे का अलग अलग रहेगा, और किसी बच्चे का कुछ आएगा, किसी बच्चे का कुछ आएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है तुम खुद ही अपना प्लान बनाओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई मुझे कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, तुम्हें पता है कि मुझे कितना एफर्ट डालना पड़ेगा, और तुम्हें पता है कि मुझे कितने मार्क्स अचीव करने हैं। तो भाई उसी हिसाब से तुम्हें यह भी पता है कि मुझे 45 डेज़ का प्लान किस तरह से बनाना है, और रफली आइडिया मैं तुम्हें दे चुका हूं कि तुम्हें किस तरीके से बनाना है। और रिवीजन का तरीका भाई यही अपनाना, अगर तुम कोई और तरीका अपनाओगे ना तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जरूर देख लेना, चेकआउट जरूर कर लेना, प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे अपलोड ही है, प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना। तो आई होप तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे और हेल्पफुल और मोटिवेशन कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।